हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के जो पिता है आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं अगस्ट कॉम्ट। तो आपका जो पीजीटी का क्लास है आज से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी जो आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एनटीए नेट के लिए भी। तो यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। तो आज के जो हमारे थिंकर हैं वो अगस्ट कॉम्ट हैं, इनको हम देखेंगे। इनके जो भी कंट्रीब्यूशन है उनको सभी को कवर करेंगे। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे, प्लस इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कोई क्वेरी हो जैसा कि मैंने बोला कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। चलिए तो वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगस्ट कॉम्ट ये बेसिक है, और ये जो थिंकर है चाहे एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी के, ये आपके समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ये नींव रखते हैं समाजशास्त्र की। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो इन्होंने समाजशास्त्र को जो एक विषय विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रत्यक्षवाद का, जिसके आधार पे समाजशास्त्र को इन्होंने एक विषय विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट जो प्रत्यक्षवाद दिया, इसमें इन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति यदि किसी भी चीज़ का निरीक्षण या परीक्षण और उसका ओवरव्यू जो देखता है, तार्किक तरीके से देखता है, अपना कोई भी मत प्रस्तुत नहीं करता है, वो प्रत्यक्षवाद है। तो उनका जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा है कहने का, कि यदि किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो उसमें हम प्रत्यक्ष तरीके से देखते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो जैसी वो चीज़ है उसे उसी तरीके से देखना, उसे समझना, और अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं डालना है, बल्कि जो जैसी है उसे उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। यही है प्रत्यक्षवाद, और यही वैज्ञानिक विधि भी होती है। तो इसमें जब प्रत्यक्षवाद को इन्होंने अपना लिया तो इसे समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, और इसे वैज्ञानिक रूप देने वाले पिता भी कहे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में। कब हुआ था? 1798 में, और डेथ हुई थी इनकी 1857 में। तो ये अगस्ट कॉम्ट है जो जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, और आपके एमाइल डर्कहाइम है, एमाइल दुर्खिम जो आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो उनका जो जन्म हुआ था जस्ट इनके 1 साल बाद हुआ था, जब इनकी डेथ हुई थी। 1857 में इनकी डेथ हुई है, तो 1858 में जो आपके दुर्खिम है उनका जन्म हुआ था। तो ये भी कहा जाता है जो समाजशास्त्र के पिता है आपके अगस्ट कॉम्ट, तो इनके जो रियल जो फादर समाजशास्त्र के हैं वो दुर्खिम को भी माना जाता है। तो ये तो आपके फादर है ही। साइड में कोई क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि रियल फादर सोशियोलॉजी के कौन है, तो रियल फादर आपके दुर्खिम कहे जाते हैं। और वो क्यों कहे जाते हैं, उसका रीजन ये है कि उन्होंने विज्ञान जो इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की समाजशास्त्र को, तो उसी को उन्होंने एक कहें तो एस्पेक्ट्स में देखने की कोशिश की, प्लस इन्होंने जो आध्यात्मिक बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। इन्होंने कहीं कहीं जगह पे अपने एक बुक्स लिखी थी फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, तो उसमें इन्होंने और एक समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र, मानवता का धर्म के बारे में बताया था, जिसकी वजह से इनके जो कॉन्सेप्ट में है थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं जिसमें अच्छाई होती है उसमें बुराई भी होती है। तो इस तरीके से इन्होंने जो समाजशास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी, और इस तरीके से समाजशास्त्र के पिता बन गए। तो बाकी जो आपका अगस्ट कॉम्ट दो दुर्खिम के बारे में बता रहे हैं, जो रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, वो बस इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को एक कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका उन्होंने अदा की थी। एक विषय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहते हैं लिखित रूप में उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो चलिए आप समाजशास्त्र में अगस्ट कॉम्ट को देख लेते हैं। बाकी हम जब दुर्खिम को समझेंगे तो उनकी पूरी जो भी डिटेल है बायोग्राफी वो हम कवर करेंगे। तो अगस्ट कॉम्ट जो है, इनका जन्म तो 1798 में हुआ था, 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी।
फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे सेंट साइमन थे। इन्होंने जो सेंट साइमन जी हैं और प्लस आज के अगस्ट कॉम्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर इस समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो विषय के रूप में इन दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया है और ये 4 साल एक साथ रहे थे। 1818 से लेकर 1824 तक अगस्ट कॉम्ट और सेंट साइमन एक साथ मिलकर इस विषय पर उन्होंने कार्य किया था। तो जब ये कार्य किया था तो इन्होंने जो सेंट साइमन थे, इनकी जो विचारधारा थी उनको भी आपके जो अगस्ट कॉम्ट है इन्होंने फॉलो किया था, पर कुछ कुछ विचारधाराएं इन्होंने नहीं ली थी। तो आपके जो सेंट साइमन थे इन्होंने जो सोशल बायोलॉजी नाम दिया था समाजशास्त्र को। तो जैसे ही ये इसका जो पृष्ठ तैयार हुआ था समाजशास्त्र का, उनकी मृत्यु हो गई थी सेंट साइमन की। और ये गुरु थे इनके, तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी जब समाजशास्त्र की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने पे थी, या कहें कि उसका नामकरण बस रखना ही था, और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जो आपके अगस्ट कॉम्ट जी हैं इन्होंने ये जो अगस्ट कॉम्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी प्रभावित थे। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्ट जो थे इन्होंने सोशल फिजिक्स पहले नाम रखा था। तो ये जो नाम रखा, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट साइमन जब नाम रखना था तो उनकी डेथ हो गई उसी दौरान। तो इसके बाद सोशल फिजिक्स नाम से अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी का नाम रखा, लेकिन किस कारण से उनको ये नाम बदलना पड़ा, तो एक बात है कि उस समय जो एक थिंकर थे क्वेटलिट नाम के, उन्होंने इस विषय को ये जो नाम रखा था अगस्ट कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स, इसे चुराकर अपने एसे में पब्लिश करा दिया, जिसकी वजह से अगस्ट कॉम्ट को ये नाम चेंज करना पड़ा। जब इन्होंने ये नाम चेंज किया तो इन्होंने समाजशास्त्र नाम रखा। तो ये सोशियोलॉजी नाम, जब इन्होंने सोशल फिजिक्स को हटा दिया तो सोशियोलॉजी नाम रखा। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी नाम जो पड़ा वो 1838 में इसका नामकरण हो गया था। तो यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1838 में। ठीक है, 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो किसने की थी, अगस्ट कॉम्ट ने की थी। ठीक है, सोशल फिजिक्स पहला नाम क्या था, तो सोशल फिजिक्स था। क्या था, सोशल फिजिक्स। तो आगे देख लेते हैं, सोशियोलॉजी को इन्होंने 2 भाषाओं से लिया था। एक थी इनकी सोशियस जो लिया था, 2 भाषाओं से मिलकर सोशियोलॉजी बना है। क्वेश्चन पीजीटी में बेसिक से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये जो सोशियोलॉजी नाम है सोशियोलॉजी, तो ये 2 भाषाओं से लिया गया है। एक भाषा इनकी थी सोशियस जो लैटिन भाषा का है, और लोगस ग्रीक। ग्रीक को यूनानी भाषा भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीक को ही यूनानी भाषा कहते हैं, लोगस। 2 भाषाओं से मिलकर सोशियोलॉजी नाम को इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जब ये नाम रखा था तो आपके जो थिंकर एक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इस नाम पर, सोशियोलॉजी जो नाम है इस पे क्रिटिसाइज कर दिया इनको। इन्होंने कहा कि ये नाम तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। तो ये क्वेश्चन में एक कोटेशन टाइप का आ जाता है कि जो 2 भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है, तो जेएस मिल ने ये कॉन्सेप्ट कहा है। ठीक है, तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया या ये जो संदर्भ में बात कही, तो ये 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि ये 2 भाषाओं से लिया गया है इसलिए अवैध है, इसे हमें इथोलॉजी शब्द कहना चाहिए। तो इथोलॉजी शब्द सोशियोलॉजी के लिए किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने कहा था। ठीक है, तो जेएस मिल ने और से क्राफ्ट भी कहा है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे आंसर मिल जाते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है 2 भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। ठीक है, और इथोलॉजी शब्द किसने दिया समाजशास्त्र को, तो ये आपका जेएस मिल ने दिया है। और क्राफ्ट किसने कहा है समाजशास्त्र को, तो ये कहा है जेएस मिल ने। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात कही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो आपके अगस्ट कॉम्ट हैं इनकी बुक्स वगैरह जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स में इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी बुक पहले लिखी थी। ठीक है, ये पहली बुक है जो इन्होंने 1830 में लिखी है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पॉजिटिव फिलॉसफी, ये बुक लिखी है 1830 में, 1830 में। और इसके खंड कितने हैं, खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 खंडों में डिवाइड है। जो
पॉजिटिव फिलॉसफी है वो 6 खंडों में डिवाइड है। और कब लिखी गई है? 1830 में। नेक्स्ट सेकंड वाली है इनकी पॉजिटिव पॉलिटी, जिसका मैंने अभी डिस्कस किया था, पॉजिटिव पॉलिटी, जिसमें इन्होंने जो आपके प्रत्यक्षवाद की अवधारणाओं है या मानवता से रिलेटेड ऐसे ऐसे संदर्भ को प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इनको क्रिटिसाइज लोगों ने किया कि ये तो खुद प्रत्यक्षवादी, इतने प्रत्यक्षवादी नहीं रहे जिन्होंने इस प्रत्यक्षवाद का उद्भव दिया या प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से इसमें पॉजिटिव पॉलिटी जो लिखी गई है 1851 में से 1854 तक लिखी गई है, और ये जो है 4 खंडों में डिवाइड है। क्वेश्चन ये भी इस तरीके से बन सकता है कि पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में डिवाइड है, बांटी गई है, तो 4, 6, 5, 3 इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना, पॉजिटिव पॉलिटी जो है आपकी 4 खंडों में डिवाइड है, और पॉजिटिव फिलॉसफी कितने में? 6 खंडों में। ठीक है, आगे आपका थर्ड है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी ये लिखी है बुक 1856 में। कब लिखी गई है? 1856 में। ठीक है, फोर्थ इनका जो बुक है वो है कैटेसिस ऑफ पॉजिटिविज्म। कैटेसिस पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 बुक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी अगस्त कॉम्प की। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएं इन्होंने दी हैं उनको। तो 3 स्तरों का जो नियम मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, तो उसमें भी मैंने इनके जो लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में बताया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर देखा करें, ताकि वो जो शॉर्ट्स हैं वो भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन बेसिक से आता है पीजीटी में, तो ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, जो आपके थिंकर है अगस्त कॉम्प लॉ ऑफ 3 स्टेज, जो 3 स्टेज की बात की है, 3 स्तरों का जो नियम इन्होंने बताया था वो क्या है। तो 3 स्तर का नियम उन्होंने इसलिए दिया था, इन्होंने कहा कि व्यक्ति का किसी भी विषय पर या किसी भी एस्पेक्ट्स में किसी भी देखने के नजरिए को इन्होंने बताया कि वास्तविक नजर से यदि उसे देखते हैं, किसी चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो 3 स्तर होते हैं उसके, उसी के आधार पे वो उस चीज को समझते हैं। तो उन्होंने 3 स्तर कौन कौन से बताए थे? तो इन्होंने एक बताया था धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष। धार्मिक स्तर में इन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं, तो व्यक्ति जो देखने का उसका नजरिया होता है, तो वो धर्म के एस्पेक्ट में देखता है। भगवान, कोई भी चीज है उसको भगवान के रूप में मानता है। कोई भी चीज का मतलब ये है कि एक जैसे राजा है, राजा की कोई भी शब्द या कोई भी बात कह रहा है, राजा ने किसी भी चीज का आदेश दिया, तो व्यक्ति क्या करते थे कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे, ना ही सोचते थे कि क्या चीज वो कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कोई एस्पेक्ट नहीं। वो बस ये सोचते थे राजा जो है भगवान के द्वारा भेजा गया दूत है, तो ये भगवान के समान है, तो ये जो भी कह रहा है वो सही है। तो ये होता था धार्मिक स्तर पे। जो भी पहले जैसे कि था कि पुजारी वगैरह थे, जो भी कहते थे, तो राजा को भी जो भी पुजारी वगैरह कहते थे और जिस हिसाब से कहते थे, सभी लोगों को वो चीजें माननी होती थी, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस पर वो ध्यान नहीं देते थे। उसी तरीके जब उन्होंने सेकंड स्टेज आया, तो उन्होंने जो धार्मिक स्तर है उसको भी 3 में डिवाइड किया। उन्होंने कहा जो धार्मिक स्तर है, तो इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, उप अवस्थाएं उन्होंने बताई धार्मिक स्तर की। धार्मिक स्तर की उप अवस्थाएं उन्होंने बताई कि पहली अवस्था ये आती है कि पहले जीवित सत्ता होती है, फिर बहुदेवत्व सत्ता होती है, फिर एकश्वरवाद आ जाता है। कहने का मतलब उनका ये था कि धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे तीसरे स्तर में पहले व्यक्ति क्या सोचता है कि कोई भी चीज है, यदि पेड़ पौधा है या जीव जंतु है या भूत प्रेत है, सब क्या है, जीवित एस्पेक्ट में है, सभी जिंदा हैं, और उसके आधार पे वो उसको महसूस करते हैं और उससे वो डरते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बहुदेव आता है। जैसे जैसे चीजें बदलती जाती हैं, उनके थिंकिंग लेवल भी बदलता जाता है, तो वो दूसरे एस्पेक्ट में ये देखते हैं कि जो भी
धारणाएं हैं उनकी, एक ईश्वर के साथ साथ दो तीन जो अपने अपने, जैसे कोई पेड़ को मानता है तो पेड़ के भगवान बन गए, कोई नदी को मानता है तो नदी के भगवान, नदी भगवान एक बन गए, एक पहाड़ भगवान बन गए। इसी तरीके से अलग अलग कई सारे भगवान डिवाइड हो जाते हैं अपने अपने एस्पेक्ट में। जैसे कि मतलब भूत प्रेत भी होते हैं, ईश्वर भी होता है, तो अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग भगवान डिवाइड होने लगते हैं, जैसा कि पहले एक भगवान माना जाता था। इस तरीके से तीसरा स्टेज आता है। तीसरा स्टेज में क्या होता है, एक भगवान मान लिया जाता है। पहले जीवित माना गया, ठीक है, एक है जीवित है, और जो चीजें जीवित, या नदी बाढ़ आ गई तो जीवित है, ठीक है। और उसी तरीके से धीरे अलग अलग भगवान, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारे हिंदू हैं कई भगवान हैं, गणेश भगवान है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट में सरस्वती हैं और लक्ष्मी जी हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइड हुए। तो पहले हम क्या कहते थे, एक ही ईश्वर, ईश्वर एक है तो लास्ट में आता है। तो इन्होंने कहा भाई ये काफी सारी उलझने पैदा करते हैं कि कई सारे भगवान हैं, लास्ट में उनको ये लगा कि नहीं अब तो ईश्वर एक है, इनके रूप अनेक हैं पर वो एक है। ये धार्मिक स्तर में आ जाता है। सेकंड जो स्तर मैंने बताया था आपको, तात्विक स्तर, अमूर्त अवस्था। तात्विक स्तर में क्या होता है, अमूर्त अवस्था में कोई भी चीज है, कोई भी ए टू जेड तक, पेड़ पौधे हो, भूत हो, या कोई भी चीज एस्पेक्ट में ले लो, वो सभी चीजें क्या होती हैं, वो अमूर्त होती हैं, अमूर्त अवस्था में होती हैं। और ये बीच की अवस्था है, इसमें आपका प्रत्यक्ष भी मिक्स हो जाता है। जो तार्किक लेवल है, लोग सोचने भी लगते हैं कि ये चीजें हैं या नहीं है, जो दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, उसमें अपना भी दिमाग लगाते हैं, प्लस बीच का रास्ता रहता है इसमें, जो आपका अमूर्त अवस्था होती है, ठीक है, तात्विक स्तर जिसे मैंने बताया। और जो आपकी लास्ट स्टेज रहती है प्रत्यक्षवाद, तो ये पॉजिटिव स्टेज जो बताई मैंने, इसमें आपका क्या होता है, तार्किक लेवल स्टार्ट हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं, अपने तर्क के आधार पे किसी भी विषय पर अपने विचार देते हैं, अपना निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उसके आधार पर इस चीज को मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके 3 स्तर जो नियम के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताए, ठीक है। सेकंड आपका है विज्ञानों के संतरण। तो विज्ञानों का वर्गीकरण कहें या संतरण कहें, एक ही है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है कि विज्ञानों के संतरण बताइए या वर्गीकरण करिए या वर्गीकृत करिए। तो ये आपका विज्ञानों के वर्गीकरण में मैंने एक शॉर्ट्स बताया था, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, विज्ञानों के इन्होंने 6 विज्ञान या कहें 6 विषय लिए हैं, जिसमें इन्होंने सबको एक हायरार्की दे रखी है। पहले इन्होंने गणित को रखा, दूसरा खगोल शास्त्र को रखा, फिर इन्होंने रखा आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर जो आपका समाजशास्त्र है इसको रखा है। तो ये इन्होंने जो हायरार्की बनाई है उसका भी एक रीजन है। उन्होंने इस हायरार्की में अपनी बात कही कि जो विषय या जो भी विज्ञान है, उन्होंने गणित को भी विज्ञान माना और कहा कि ये जो विज्ञान है ये स्वतंत्र है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए ये आसान है, इसे किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज को बताया। तो फिर तो जब दूसरा जो विज्ञान उन्होंने खगोल बताया, तो इन्होंने कहा खगोल शास्त्र ने भी गणित से कुछ ना कुछ लिया है। इजी से इन्होंने मॉडरेट की तरफ अपने कदम बढ़ाए, कहा कि जो जैसे जैसे विज्ञान की हायरार्की बनती गई, उसी तरीके से आसान से जटिल की तरफ चीजें होती गई। तो खगोल के बाद आपका फिजिक्स आ जाता है, फिर केमिस्ट्री आ जाता है, फिर बायो हो जाता है। इस तरीके से जो जो किसी ना किसी आगे वाले विषय से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते रहते, इस तरीके से इन्होंने इस विषय को रखा। तो लास्ट के जो विषय था उनका समाजशास्त्र का था, जो इनका खुद का विषय है, जिनका इन्हें पिता कहा जाता है। तो इन्होंने जब इस विषय को रखा, तो इन्होंने इस विषय में कहा कि ये जो विषय है ये बहुत जटिल है, यह सभी विषयों की जननी है। कहीं कहीं आपने सुना हो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ये सभी विषयों की जननी भी कही जाती है, और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो अलग विषय में नहीं सेट हो पाए, वो इस विषय के अंतर्गत कोई भी टॉपिक यदि अलग विषयों में नहीं आ रहा, तो समाजशास्त्र उसे भी अपना
लेता है और उसी को स्टडी कराता है, या उसमें हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो समाजशास्त्र की जो हायरार्की दी थी आपके विज्ञानों की, ठीक है, समाजशास्त्र विषय को इन्होंने लास्ट में रखा। आई होप समझ में आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और लाइक अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है? जैसा कि पॉजिटिविज्म मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपके जो समाजशास्त्र के पिता हैं, पिता बन सके। विषय तो दे दिया, लेकिन विषय को एक आधार ढांचा जो तैयार करने का एक मुद्दा दिया, तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से बताया कि जो विषय है आपका, यदि आपको किसी भी विषय को जानना या समझना या उसे विषय विज्ञान रूप देना है, तो उसे तार्किक तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण के माध्यम से उसे समझें। यही इनकी डेफिनेशन है प्रत्यक्षवाद की। ठीक है, तो आगे ये जो इन्होंने दिया है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिकी विज्ञान। तो इन्होंने कहा ये जो समाजशास्त्र है आपका, सोशियोलॉजी शब्द जो है, ये सोशियोलॉजी, तो ये आपका गतिकी विज्ञान भी है और स्थिति विज्ञान भी है। तो ये दोनों का सम्मेलन है। गतिकी वो जो चीजें गति करती है, गतिशील है, उसका अध्ययन, प्लस जो स्थिर है, जो चीजों को, जो भी समाज को बनाए हुए हैं, उसका भी अध्ययन, प्लस जो चीजें गतिशील समाज को आगे बढ़ा ले जा रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, उसका अध्ययन आपका समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था मानवता का धर्म। तो मानवता के धर्म में भी इन्होंने मानवता को बताया कि ईश्वर जो है मानव के ही एस्पेक्ट्स में है, और इन्होंने इस तरीके से इसमें मनुष्य को इम्पोर्टेंस और महत्वता दी है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मानवता का धर्म, लेकिन आपको याद रखना है मानवता के धर्म का जो कॉन्सेप्ट है आपके अगस्त कॉलेज ने दिया है। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया। और लास्ट में हाँ और बता दें, आलोचना जो है वो आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी, और लास्ट में इन्होंने यही कहा था जो व्यक्ति, जैसा कि मैंने भी बीच में बताया कि समाजशास्त्र का प्रत्यक्षवाद जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है दिया है, वो खुद स्वयं या कहें अगस्त कॉम्ट खुद प्रत्यक्षवादी नहीं रहे, वो खुद कम प्रत्यक्षवादी रहे। ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, या अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, या कोटेशन किसका है कि स्वयं प्रत्यक्षवादी ही कम प्रत्यक्षवादी थे। तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनकी आलोचना करते हुए अगस्त कॉम्ट की कहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। समाजशास्त्र के पिता ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, मेरे एस्पेक्ट से मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। यदि कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके थिंकर हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपके जो पीजीटी में है, नेक्स्ट जो थिंकर है उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।